स्टूडेंट्स, आपके लिए बाजार दर्शन पाठ का सारांश है। इस सारांश को समझने से पहले हम पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार के जीवन परिचय को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। इनका निधन सन 1990 में हुआ। स्टूडेंट्स, बाजार दर्शन जैनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। इस निबंध में बाजारवाद और उपभोक्तावाद को बड़े ही रोचक ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है। अपने मित्रों और परिचितों के अनुभवों का सहारा लेते हुए बाजार की जादुई ताकत को समझाया है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय किए बिना बाजार चले गए तो उसकी चमक दमक में फंस जाते हैं और यह स्थिति हम में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या उत्पन्न करती है। इसी बात को जैनेंद्र कुमार जी ने इस पाठ में भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। इस पाठ की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। जैसे लेखक ने बाजार का जादू का उपयोग किया है। लेखक ने बाजार के जादू में बताया है कि आज के समय में बाजार में बहुत चमक धमक रहती है। दुकानों पर बहुत ही लुभावने विज्ञापन और मॉडल होते हैं जो ग्राहक को बिना कुछ बोले ही लुभाते हैं। बाजार के जादू में चुंबक से भी ज़्यादा आकर्षण होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप बाज़ार जाएंगे तो देखेंगे कि बाज़ार में भले ही हमें मुंह से बोलकर ना बुलाएं, लेकिन एक मूक आमंत्रण ज़रूर बाज़ार में रहता है। इतनी सजावटी ढंग से दुकानों के सामने तैयारी की जाती है कि जिससे हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा जो एक विचार लेखक ने प्रस्तुत किया है वह है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की शक्ति। लेखक कहते हैं कि आज के समय में बाजार आवश्यकता पर नहीं बल्कि लोगों की परचेजिंग पावर पर टिका है। पैसा होने पर व्यक्ति अनाप शनाप वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने मन की विभिन्न स्थितियों का भी वर्णन किया है, जैसे कि मन खाली हो, अर्थात जब व्यक्ति के मन में कुछ निश्चित ना हो कि उसे क्या लेना है, तो ऐसे में बाजार जाने पर अनाप शनाप खरीदारी हो जाती है। दूसरी स्थिति है जब मन खाली ना हो, तो लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का अगर उसे पता हो तो वह अपनी इच्छित वस्तु ही खरीदता है और उसका ध्यान अन्य अनावश्यक वस्तुओं पर नहीं जाता। एक और स्थिति होती है मन बंद हो, अर्थात जब मन में किसी चीज़ को लेने की इच्छा ना हो, चाह ना हो, तब व्यक्ति भरे बाजार में से भी जाकर खाली लौट आता है। और एक और स्थिति है मन की, जो कि मन में नकार हो। मन में नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु खराब दिखाई देती है, किंतु यह स्थिति ठीक नहीं होती। इससे बाजार और समाज का विकास रुक जाता है। स्टूडेंट्स, यह पाठ बाजार की सार्थकता को लेकर है। लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदे, होड़ और परचेजिंग पावर के अनुसार नहीं। और इसके लिए उन्होंने भगत जी का उदाहरण भी पाठ में दिया है कि ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। पाठ में भगत जी एक चूरन बेचने वाले हैं और वे रोज़ केवल 6 आने का ही चूरन बेचते हैं। फिर उसके बाद उन्हें और पैसे कमाने का लालच नहीं रहता, और जब वे बाजार जाते हैं तो उन्हें केवल अपनी आवश्यकता से ही मतलब रहता है। वे अपनी ज़रूरत का सामान अर्थात जीरा खरीदते हैं, फिर बाजार का आकर्षण उन्हें लुभा नहीं पाता। लेखक के अनुसार ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विभिन्न सरस उदाहरणों का सहारा लेते हुए लेखक ने बाजार का एक रोचक दृश्य
आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और पूरे बाजार के दर्शन इस पाठ में करवाए हैं। स्टूडेंट्स, अब अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है। उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है। वह उन वस्तुओं को ज़रूरत न होने पर भी खरीदने के लिए विवश होता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीज़ें आराम के लिए खरीदी थीं वे खलल डालती हैं। उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, भगत जी समर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं। धन संचय में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो स्टूडेंट, यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाजारवाद ने कभी किसी को लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखा। उसने केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक समता स्थापित की है और यही आज का बाजारवाद है। अगला प्रश्न है, आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। तो स्टूडेंट्स, कई बार हम देखते हैं कि पैसा हमारे बहुत काम आता है और वह एक शक्ति के रूप में दिखता है। उसके सामने सारे लोग झुक जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक बार एक कार वाले ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। बात थाने पर पहुंची, लेकिन थानेदार ने पूरा दोष बच्चे के माता पिता पर लगा दिया। वह रौब से कहने लगा कि तुम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं रखते। वास्तव में पैसों की चमक में थानेदार ने सच को झूठ में बदल दिया था। यहाँ पर पैसा शक्ति का परिचायक नजर आया। ऐसे अनेक उदाहरण आपको समाज में देखने को मिलेंगे। और दूसरा है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो ऐसे भी कई बार होता है कि पैसे की शक्ति काम नहीं आती। इसका एक उदाहरण यहाँ देखेंगे कि एक व्यक्ति ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया। उसने बेकसूर को मार दिया। पुलिस उसे थाने में ले गई। उसने पैसे ले देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार। अंत में उस पर मुकदमा चला। आखिरकार उसे 14 वर्ष की उम्र कैद हो गई। तो यहाँ हम देखेंगे कि पैसे की कोई भी शक्ति काम नहीं